You are like a finance expert. We have seen your videos on social media, Instagram, YouTube, etc. तो अभी एक बात बताओ, अगर कोई एक आदमी है जो 50,000 रुपीज पर मंथ की तनख्वाह कमा रहा है, ओके 6 lakhs पर एनम जॉब कर रहा है एंड जस्ट स्टार्ट किया है करियर, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बताओ प्रोसेस क्या होगा कि अगर उनको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो वो कैसे शुरू करेंगे एंड कितनी अमाउंट से करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, कैसे करेंगे, पूरा एक फ्रेमवर्क बताओ। इंटरेस्टिंग भाई, सबसे पहले आई एम अप्रिशिएटिव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और रेगुलरली आपकी कॉन्वर्सेशंस बहुत डीप जाते जा रही है। मैं देख भी रहा हूँ आप कुछ अमेजिंग गेस्ट भी लाए हो, मुझे पता नहीं कि उनके नाम मैं ले सकता नहीं ले सकता, बट क्रेजी गेस्ट लिस्ट आप लोगों का वेट कर रही है। सो यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क भाई, अप्रिशिएटेड। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के अपन बात करते हैं और बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं कॉन्वर्जेशन को। देखो मेरी 50,000 की सैलरी है, इसके ऊपर बात करनी है, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करता हूँ कि मेरी बात आप क्यों सुन सकते हो। मेरी बात आप इसलिए सुन सकते हो क्योंकि अगर मेरी पर्सनली बात करोगे तो मेरी पर्सनली में अच्छा खासा समय हो चुका है। मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें आप कहते हैं ना कि आप खुद प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, ये सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हो। एमसी में आपको 200 रुपए में मिल जाती है। मैंने मेरी कंपनी 3-3.5 साल पहले इसलिए बनाई थी क्योंकि कई लोग बोलते थे और मेरे दादाजी कहते कि भैया नहीं शेयर करना अपना इनकम कहीं पे भी, क्यों करना है यार, कोई सेंस नहीं बन रहा, बिकॉज यू अर्न इनफ। सबके लिए वो इनफ डिफरेंट है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी को ये दिक्कत है जाके चेकआउट कर लो, बहुत अच्छा आपको डेटा मिल जाएगा वहां पे। सेकेंडली हम लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए समय हो गया है, लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए समय हो गया है। 1980 से दादाजी स्टॉक ब्रोकर थे, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स 2004 में स्टार्ट हुआ था, आज भी हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। मुझे 9 साल हो गए, 2016 से मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। आई हैव सीन पीपल ग्रो देयर मनी फ्रॉम बेस, और उनको मदद भी करी है हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपसे पहले में 5,000 10,000 फैमिलीज के लिए हमारी टीम कर चुकी है, बल्कि उससे ज्यादा के लिए कर चुकी है। तो वो कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी मदद करेगा सुनने में और समझने में कि शायद जो हम बात कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। तो अब रेलेवेंट बात पे आते हैं। आपकी जॉब लगी है, अभी आप यंग हो, मैं अज्यूम करता हूं 22 से 25 के बीच के हो, 26 के आसपास हो, अभी भी आपकी सिर्फ जॉब लगी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपको इंश्योरेंस लेना है। अब इंश्योरेंस में आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आपको टर्म पहले लेना चाहिए या हेल्थ, आप बताओ क्या लेना चाहिए पहले। मैंने तो हेल्थ लिया है, पहले हेल्थ मैंने लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा आपने लिया ही नहीं है, हाँ। तो आप भी अब लो अभी इमीडिएटली। पहले हेल्थ क्यों लेना चाहिए, चलो ये समझाओ। क्योंकि मैंने क्यों लिया, बिकॉज क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, मेजॉरिटी लोग सबसे पहले हेल्थ लेते हैं। मैंने भी वही किया, मैंने इनफैक्ट टर्म लिया ही नहीं क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी आई एम मुझे क्या ही हो जाएगा। नहीं, मतलब ऐसा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ अगर हो गया एक्सीडेंट जो मेरा हुआ ही था लास्ट ईयर, तो उसका क्लेम मिल जाएगा। एंड टर्म इंश्योरेंस का ऐसा था कि आई डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स ऑन मी, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे फैमिली में सब इंडिपेंडेंट है एंड मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है अभी, तो देयर इज नो डेट एज ऑफ नाउ ऑन माय नेम। तो मैंने सोचा कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ही लूं, मतलब कुछ है नहीं है डिपेंडेंसी ऐसा। वैसे लॉजिकली बताता हूँ, हमेशा आपको, आप भी कमेंट करिएगा आपको क्या लगता है, टर्म पहले लेना है हेल्थ लेना। आंसर सुनने से पहले कमेंट जरूर करना। आपको हमेशा पहले टर्म लेना होता है, क्योंकि परमानेंट डैमेज इज कॉस्टलियर देन टेम्परेरी डैमेज। आप अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप सैलरी अर्न कर रहे हो और आप नहीं रहते हो उस दुनिया में, तो आपका जो डैमेज हो रहा है वो परमानेंट, आप गए, फैमिली के पास कुछ नहीं है। हेल्थ में फैमिली के पास आप हो, प्रोबेबली 2 महीने नहीं हो, 6 महीने नहीं हो, बट आप हो। आपको एक बार 2-5 लाख का खर्चा आएगा, पर आप वापस आ जाओगे काम पे। तो हमेशा सबसे पहले हमें लेना होता है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस कितना लेना होता है और क्यों लेना होता है? अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपकी फैमिली का क्या होगा, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अगर आपकी सैलरी है सपोज करते 6 लाख रुपए, तो मिनिमम आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से 20 के बीच का, मतलब 1 करोड़ के आसपास का आपका कवर हो जाना चाहिए। अब 1 करोड़ के कवर से क्या होगा, आपकी फैमिली को जस्ट इन केस आप नहीं होते हो तो आने वाले 10 साल का रनवे मिल जाता है। एंड फाइनेंशियली देखा गया है कि 10 साल बाद आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना छोड़ देगी अगर आप नहीं हो इस दुनिया में। तो आपने 10 साल का तो पैसा दे दिया उनको, तो उनका काम हो चुका है। तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। अब टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना है, इस पे बात कर लेते हैं। छोटे से 4-5 पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसका ब्रांड रेप्यूटेड है, जिसका अगर क्लेम रिजेक्ट होता है और आप हो हल्ला करते हो सोशल मीडिया पे तो उसको फर्क पड़े। जिसका ब्रांड अगर आप जाके कंप्लेन करते हो ऑम्बड्स पर्सन में और उसको दिक्कत इंक्वायरी ऊपर से आती है, तो उसको अपनी इमेज की फर्क रहे। तो आपको बड़ी ब्रांड के साथ काम करना है। बड़ी ब्रांड कैसे पता चलेगी? एक ऐसी कंपनी जिसके पास साल का मिनिमम 5,000 क्लेम्स तो आना ही चाहिए। मैं यूजुअली 10,000 कहता हूं, बट 10,000 करते ही तो आपके पास टॉप 5 ही नाम आ जाएंगे सिर्फ। पर मैं कहता हूं 5,000, अगर आप 5,000 का फिल्टर लगा दोगे, आज के दिन इंडिया में जितने भी टर्म इंश्योरेंसेस है, 5,000 से ऊपर क्लेम देने वाले टर्म इंश्योरेंस 8 है, 7-8 है बस। तो आपका टॉप 7-8 आ चुके हैं पहले फिल्टर पे। कौन से ये 7-8 सारे आ जाएंगे इसमें। HDFC आ जाएगा, LIC आ जाएगा, टाटा AIG आ जाएगा, ऐसे सारे नाम आ जाएंगे। सारे फिल्टर्स है, कोई एडवाइस नहीं तो मैं नाम नहीं दे रहा, वरना तो आप चाहोगे तो मैं एक्सेल पे सीधा 5 मिनट के अंदर बेस्ट टर्म इंश्योरेंस आप खुद निकाल दोगे। मतलब इसकी लिस्ट ले लेना,
मैंने एक वीडियो वैसे मेरे चैनल पे इसका बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप सीधा लिस्ट लो, लिस्ट में आप ये फिल्टर्स लगाओ, आपके पास बेस्ट टर्म इंश्योरेंस आ जाना है। कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं, आपको सीधे मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ। सेकंड आपका पॉइंट होगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो आप चाहते हो कि एटलीस्ट मेरा 98% से ऊपर का, 99% से ऊपर का हो। थर्ड क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, अगर मेरे पास 100 क्लेम आए तो मैंने कितने पास करे। अगर 100 क्लेम आए, मैंने 99 पास किए, तो 99 क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्लेम रिजेक्शन रेशियो, कि अगर मेरे पास 100 आए तो मैंने अपफ्रंटली कितने रिजेक्ट कर दिए, 1 रिजेक्ट किया, 2 रिजेक्ट किया। तो क्लेम रिजेक्शन रेशियो आपका एटलीस्ट 5% से नीचे होना चाहिए, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट एंड रिजेक्शन तो बेसिकली इनवर्स हो गया ना, मतलब हाँ, दोनों का inverse हो मिला गया। के 100% हो गया ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कई बार क्या होता है, पिछले साल की क्लेम्स चल के आते हैं, पिछले साल की क्लेम्स अभी पेंडिंग पे है। अभी कई बार क्या होता है, आपका ना क्लेम सेटल हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, अभी वो पेंडिंग पे चल रहा है, तो वो वाले भी नंबर्स आते रहेंगे। बट यूजुअली हम चाहते हैं कि नंबर्स कंट्रोल रहे। अब आपका क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो भी होना चाहिए 98% से ऊपर का। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट क्या होता है, अगर 100 करोड़ के क्लेम आए तो मैंने कितने पास करे। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप 98 करोड़ पास कर दो। पास्ट में पास हुए तो आगे भी पास होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कई बार क्या होता है, कंपनी बड़े बड़े क्लेम रोक देती है। इस गड़बड़ में ना फंसो, इसके लिए ये वाला रेशियो है। तो ये बेसिक 4 फिल्टर लगाते ही आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। एक और फिल्टर लगा देना फाइनल, छोटा सा होगा, उसमें एक कंपनी पर्टिकुलरली हट जाएगी। उस कंपनी को हटाने के लिए मैंने ये फिल्टर बता रहा हूं आपको, कि आपके नंबर ऑफ क्लेम्स वर्सेस कंप्लेंट्स कितनी आती है। क्योंकि क्या एक कंपनी है जो क्लेम तो पास करती है, कंप्लेन का रेशियो बहुत हाई है। ये रेशियो आपका 0.10 से नीचे होना चाहिए। बस ये बेसिक 5 फिल्टर, आपके पास टॉप 3 नाम आ जाएंगे। मेरा पर्सनली आप पूछोगे कि मेरा कौन सा चल रहा है, मेरा चल रहा है HDFC लाइफ। ये टॉप 3 में हमेशा कंस्टेंटली पिछले 5 साल से चल रहा है। तो मेरा HDFC लाइफ चल रहा है। LIC भी बहुत अच्छा है, पर LIC का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है, तो वो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, वो आपको समझना पड़ेगा। कितना कवर लेना चाहिए एंड कितना प्रीमियम आएगा वो कवर? अभी 50,000 की सैलरी पे तो आपको 1 करोड़ का कवर इज गुड। ओके। प्रीमियम 6-7 हजार रुपए मैक्सिमम साल का। ओके। हाँ, हायर साइड पे 10,000 मान लो यार। आपने कुछ राइडर्स ऐड कर दिए तो 10,000 मान लो। राइडर्स आपको कौन से ऐड करने होते हैं टर्म प्लान में? आपको ऐड करना होता है एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। राइडर हमेशा टर्म प्लान पे ऐड होता है, क्योंकि टर्म प्लान का प्रीमियम फिक्स रहता है। हेल्थ का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ता रहता है, तो हेल्थ में आपको राइडर्स कम से कम ऐड करने हैं, टर्म में सबसे ज्यादा ऐड करने हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। जैसे आप अभी आज लोगे तो सस्ता पड़ेगा, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है, पर अगर आप टोटल वैल्यू में देखोगे तो आज लेने में आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू आप 30 की एज पे लोगे तो। ओके। तो और कितने समय तक का लेना है? 65 तक की एज का, तब तक जब तक आप अर्निंग हो। कई बार 100 साल का आता है, वो आप कैलकुलेशन करके देखो तो आपको रियलाइज होगा कि वेस्ट ऑफ मनी था। अगर मैं 100 साल तक की क्लेम ले रहा हूं और मैं भर रहा हूं, कोई सेंस नहीं है। क्या मुझे कम साल में पे करके खत्म करना चाहिए, 5 साल 10 साल? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई फील आप रेगुलर टर्म का 65 ईयर्स तक का पेमेंट लो, वो बेस्ट रहता है। इस सब बीच में क्या होता है, जब हम टर्म लेने आ जाते हैं ना, तो कंपनी आपको बेचना चाहती है। कंपनी बोलेगी अच्छा टर्म लेते लेते चलो ये ले जाओ, ये ले जाओ। वो आपका प्रीमियम किसी ना किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगी। जो सिंपल चीज होती है ना, वो सबसे अच्छी रहती है। तो कीप इट प्लेन सिंपल, वनीला प्रोडक्ट और टर्म इंश्योरेंस ले लो, बिल्कुल बेसिक, जिसमें एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर दिया। 8-10 हजार रुपए मैक्सिमम आपका साल का प्रीमियम आएगा एंड यू आर सॉर्टेड फॉर टर्म प्लान। सेकंड, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, अभी आपकी स्टार्ट हुई है और 5-6 लाख 6 लाख रुपए सैलरी टाइप्स है, तो आप 5 लाख रुपए का कवर ले लो इंडिविजुअल, मोर देन इनफ। आपकी शादी हो जाती है तो फैमिली फ्लोटर में अपनी वाइफ को भी ऐड करवा देना। उसका प्रीमियम इतना ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, पर आपकी वाइफ को भी सेम कवर मिल जाएगा। और अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लोगे तो सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर हो जाएगा बार बार। अच्छा क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हेल्थ कवर लेना है आपको। हेल्थ कवर में आपने फैमिली फ्लोटर ले लिया, फिर बच्चा हुआ बच्चे को भी ऐड कर लिया, पर मम्मी पापा के लिए अलग प्लान लेना, क्योंकि मम्मी पापा का प्रीमियम ज्यादा रहेगा, उनकी एज ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4-5 बताता हूं जो आपको मोटा मोटी काम हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपका क्लेम सेटलमेंट अच्छा होना चाहिए, 95% से ऊपर होना चाहिए, हम अज्यूम करते हैं। सेकेंडली, जो आपकी पॉलिसी है उसमें जो बोनस का फैक्टर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में एक बोनस मिलता है भाई, कि अगर मेरा 5 लाख का कवर है, अगर मेरा कोई क्लेम नहीं आया इस साल में, तो अगले साल मुझे 5 लाख एडिशनल कवर मिल जाएगा। पर मेरा हमेशा से एक टेक था, और ये पॉइंट मैं खुद अभी हेल्थ इंश्योरेंस के एक बोर्ड में था, वहां पे मैंने ये पॉइंट रेस किया था कुछ साल पहले, कि भैया अगर किसी ने आपको प्रीमियम पे किया है, चाहे उसका क्लेम आ जाए, ही इज अ लॉयल कस्टमर, तो ही डिजर्व अ बोनस। उसी के बेसिस पे अब काफी सारी पॉलिसीज ऐसी आ चुकी है आज के दिन, कि जहां पे आपका क्लेम आया नहीं आया, आपको बोनस मिल जाएगा। तो ऐसी वाली पॉलिसीज को प्रेफर करना है जहां पे बोनस में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड हो गया रिफिल। आपके पास 5 लाख का क्लेम है, 5 लाख की वापस से रिफिल करना है आपको, कि आपकी कोई डिजीज खत्म होगी तो वापस सेकंड रिफिल। रिफिल में 2-3 गड़बड़ करते हैं लोग। सबसे पहले सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ होना चाहिए। मेरे को अगर एक बीमारी के लिए हुआ है, यूजुअली जब इतना बड़ा क्लेम आता है ना, तो क्या होता है, आपकी सेम डिजीज है, कुछ ऐसा फंस गए हो आप कहीं पे कि आपको साला उसके लिए बार बार आ रहा है क्लेम,
तो सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ होना चाहिए। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जॉशन की लिमिट नहीं हो। आप समझते हो एग्जॉशन की लिमिट नहीं का मतलब? नहीं, क्या जैसे 5 लाख की लिमिट है मेरी, तो कुछ कंपनी से कहती है आपका जब पूरा 5 लाख खत्म होगा तब हम उसको रिफिल करेंगे। अब इस क्लॉज में दिक्कत क्या है? आपका 5 लाख की टोटल लिमिट है, पहला क्लेम आया आपका 4 लाख का, पूरा पास हो गया। सेकंड क्लेम आया वापस आपका 4 लाख का, आपका सिर्फ 1 लाख पास होगा। फिर आपको इसको एग्जॉस्ट बढ़ा के देंगे कि लो अब आपको वापस 5 लाख हो गया और 3 लाख आपको जेब से भरना पड़ेगा। और जब आप 3 लाख जेब से भरोगे, अगला क्लेम आया सपोज 4 लाख का, तो वो पूरा पास कर देंगे। तो जब तक आपका पहला वो 5 लाख की लिमिट फुल नहीं होगी तब तक उसको रिफिल नहीं करते, उसका आपको खुद को पकड़ना। इसके आगे बेटर प्रोडक्ट क्या होता है? 5 लाख का आया, 4 लाख का आया क्लेम, पास हो गया। अगला 4 लाख का क्लेम आया, इस 5 लाख को पूरा रिफिल मारा, पूरा 4 लाख पास कर दिया। तो ये गफला कर जाती है कुछ कंपनी, और ऐसी कंपनी की यूजुअली प्रीमियम कम होता है। आपको लगता है अरे देखो वो महंगा है, भाई वो महंगा है, किसका कारण है वो महंगा क्यों है? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हेल्थ में कि आपके हेल्थ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कवर नहीं होते हैं। आपने कोई ग्लव आया, कुछ आपके हॉस्पिटल में कुछ ईटेबल्स आए, कुछ डिस्पेंसरी के आइटम्स आ गए, वो सब कवर नहीं होते। आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। आजकल पॉलिसी आ गई, या तो उसमें कवर है, नहीं तो कोई 100-50 रुपए लेके वो एडिशनल आपको कवर दे देते हैं। महीने का 100-50 रुपए लगता है जिसमें आपको ये कवर मिल जाता है। तो ये कवर मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ना, तो ये खर्चे आपके 25-50 हजार के हो जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो, और इतना ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के क्लेम्स में दिक्कत ना आए, मतलब उसकी कंप्लेंट्स का रेशियो कम हो। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम नाम नहीं ले सकते बिकॉज वो गलत हो जाएगा उसका नाम लेना, उसके इतने ट्विटर्स पे आर्टिकल चल रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक, जिसका क्लेम रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहा है। मेरे एक दोस्त है वरुण, मेरा बहुत प्यारा, वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्रेंड में से एक है। उसकी अभी नी पे दिक्कत आई थी, नी पे दिक्कत आई, उसका क्लेम आया 5 लाख का। ऐसे गंदे गंदे रिडक्शंस लगा के उसका 5 लाख का शायद उसको 1.5 लाख दिया, क्योंकि आई वॉज हिज फ्रेंड, सो मुझे पता था कि भाई ये क्या मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसको बढ़िया सा मेल डाल के दिया, तो वो 1.5 लाख का बढ़ते बढ़ते हमारा 2 लाख तक पहुंचा, 2.5 लाख तक पहुंचा। फिर एक बार वो सेम कंपनी के बंदे मेरे पास आ गए कि आप भी ये काम करो। मैंने कहा भाई तुम साला क्लेम तो पास करते नहीं हो, लोगों को परेशान करते हो। फिर उसका केस दिखाया, तो फिर उसमें थोड़ा और हुआ, फिर हमने मेलबाजी करी, फिर और हुआ। ऐसे कर करके हमने 4 बार उसके क्लेम्स को बढ़वाया है। और वो शायद वो एक मेरे दोस्त था, इसलिए उसके पास एक ऑप्शन था कि शायद हम थोड़ा उसका हम साथ में मिलके माथाफोड़ी कर पा रहे थे। वरना इतनी बड़ी कंपनी होके इतने, और इस कंपनी के रिलेटेड आप समझ जाओगे, अगर आप समझ के तो कमेंट कर देना। बहुत ऑलरेडी ट्विटर्स पे चल रहे हैं, बहुत आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए ऑलरेडी न्यूज़पेपर पे पेपरबाजी हो चुकी है। तो ऐसी कंपनी ना जिसमें पता है क्या, जिसकी नीयत खराब है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, काम उससे करो जिसकी नीयत सही हो, चाहे 2 पैसा ज्यादा लगे। वरना वो कहते हैं ना कि महंगा पछताए एक बार, सस्ता पछताए बार बार। और हेल्थ इंश्योरेंस का सस्ता पछताना बहुत भारी पड़ता है। मतलब जब वो बिल आता है ना, कहते हैं ना कि आज के दिन 95% ऑफ द इंडियंस आर जस्ट 1 बिल अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। एक हॉस्पिटल बिल आएगा और आदमी बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसके लिए आप इंश्योर करो कि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, 200-500 रुपए के चक्कर में ना पड़ो। वो एक बार वो स्टोरी बताओगे कि कैसे 1.5 लाख हुआ, 1.5 का कैसे फिर बढ़ के 2.5-3 हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ था? आपने ईमेल्स क्या भेजे, कैसे बढ़ मेल्स गया? पे हमने पूरा भेजा। जैसे क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, सबसे मेन गड़बड़ ये लोग करते हैं कि आपका रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्शन इज नॉट एन इशू इन हेल्थ इंश्योरेंस, पार्शियल रिजेक्शन है बड़ा गफला। कि आपका 3 लाख का क्लेम है, हमने 3 लाख का आपको रिजेक्ट नहीं किया, हमने आपको रिजेक्ट किया 1.5 लाख रुपए। आपको लगता है आप समझदार आदमी, 1.5 लाख सोच समझ के क्या होगा? भाई नहीं, आपको लड़ना है उनसे कि भैया 1.5 लाख किस बात का डिडक्ट कर लिया तुमने। उसने कहा नहीं हमारे ये लिमिट नहीं, वो लिमिट, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा, ये रीजनेबल चार्जेस। सबसे बढ़िया बहाना होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, रीजनेबल चार्जेस। मतलब हमें लगता है कि जो तुमने खर्चा करवाया है वो तुमने अननेसेसरी इन्फ्लेट किया है। ऐसा वो डायरेक्टली नहीं कह रहे, पर उनका मतलब ये है, और इसका रीजनेबल चार्जेस इतना ही बनता है। अब बताओ इसका आप क्या जवाब दे दोगे? इसके लिए लड़ो भैया, तुम जाके हॉस्पिटल में पूछो, सस्ता में होता तो तुम करवा दो, तुम उनसे लड़ो। मतलब होता क्या है, आपको बेशरम होके इनसे लड़ना पड़ेगा तो होगा, नहीं तो कोई अच्छी कंपनी का ले लो, वो वैसी ज्यादा परेशान नहीं करती, वो लोग पास कर देते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.